नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर के द्वारा। आज फिर हम कॉन्सेप्ट भरी फिजिक्स आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बात करते हैं बीएससी के आगे के टॉपिकों की। थोड़ा सा कल के लिए रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने बात क्या कर ली थी कि हमारे निर्देश तंत्र क्या होता है। कल हमने बात की थी निर्देश तंत्र। किसकी बात की थी कि निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? जो कण की स्थिति को क्या करे, कण की स्थिति को परिभाषित करे। क्या करे? कण की स्थिति को परिभाषित करे। निर्देश तंत्र में क्या होता है? कण की स्थिति को परिभाषित करता है। कितने प्रकार के होते हैं? तो साहब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। कौन सा था? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा कौन सा था? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था? जो न्यूटन के नियमों का पालन करे। क्या था? जो न्यूटन के नियमों का पालन करे। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था? जो न्यूटन के नियमों का पालन ना करे। न्यूटन के नियमों का पालन ना करे, वो कौन सा निर्देश तंत्र होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। फिर हमने बात की थी कण का स्थिति सदिश। किसकी बात की थी? कण का स्थिति सदिश। कण का स्थिति सदिश। तो हमने क्या किया था? इसको आर से निरूपित करते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप हमने बात की थी। हमने इसका परिमाण लिया था। तो हमारे पास मोड ऑफ आर वेक्टर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमने कल बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं इससे आगे के कुछ टॉपिकों की। चलो आओ। हमने कण का स्थिति सदिश निकाल लिया था। आज हम बात करेंगे गतिशील कण के स्थिति सदिश की। किसकी बात करेंगे? गतिशील कण के स्थिति सदिश की। गतिशील कण के स्थिति सदिश, या फिर क्या लिख सकते हैं? गतिशील कण का स्थिति सदिश। ये भाई गतिशील कण का स्थिति सदिश। क्या लिखेंगे? गतिशील कण का स्थिति सदिश। अब मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। गतिशील, क्या वर्ड आया है? गतिशील। यानी कि हमारे पास एक कण है और वो क्या है? गतिशील है। गतिशील है तो एक बिंदु पर नहीं रुक सकता। क्लियर है? एक बिंदु पर नहीं रुकेगा, यानी कि आगे मूव करेगा। गतिशील है तो रुकेगा थोड़ी, आगे मूव करेगा। हम क्या करते हैं? गतिशील कण के स्थिति सदिश को समझने के लिए हम एक निर्देश तंत्र की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। हम एक निर्देश तंत्र की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये हमारा निर्देश तंत्र हो गया। ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई और ये जेड डायरेक्शन हो गई। और इसका मूल बिंदु क्या हो गया? ओ हो गया। हमने माना कि ये हमारा एस निर्देश तंत्र है। कौन सा निर्देश तंत्र है? एस निर्देश तंत्र है। चलो, हमारा कण बिंदु P पर रखा हुआ है। एक समय में हमारा कण बिंदु P पर, माना हमारा कण B जो P है या फिर A है वो ये रखा भाई। हमारा कण, हमारा हमने A मान लिया कि हमारा जो एक समय में हमारा कण क्या है? बिंदु A पर रखा हुआ है। इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R1 वेक्टर हो गया। क्या हो गया? R1 वेक्टर हो गया। क्या हो गया? R1 वेक्टर। डेलिटी समय बाद, कुछ समय बाद, या क्या बोल सकते हैं डेलिटी समय बाद, ये कण कहां पहुंच गया? बिंदु बी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? बिंदु बी पर पहुंच गया। बी के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या हो गया? R2 वेक्टर हो गया। कहां क्या हो गया? R2 वेक्टर। अब कण ए से बी की ओर गया है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R12 वेक्टर। इसका स्थिति सदिश क्या हो गया? R12 वेक्टर। ध्यान से सुनना दोबारा। एक समय पे हमारा कण कहां रखा हुआ है? बिंदु ए पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? बिंदु ए पर रखा हुआ है। टी समय पश्चात कहां पहुंच गया? बिंदु बी पर पहुंच गया। ए के रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश R1 वेक्टर हो गया और बी के रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश R2 वेक्टर हो गया। और A2 के बीच में जो स्थिति सदिश हो गया वो क्या हो गया? R1 वेक्टर हो गया। क्या हो गया? R1 वेक्टर हो गया। यानी कि हमारे पास डेल टी की वैल्यू क्या आ गई? T2 माइनस T1। क्या आ गई? T2 माइनस T1। क्या बोल सकते हैं? T1 समय पे हमारा कण A पर था और T2 समय पर हमारा कण कहां हो गया? B पर आ गया। कहां आ गया? B पर आ गया। चलो, अब मेरे भाइयों इसमें कहीं ट्रायंगल दिख रहा है? कहीं? बिल्कुल सर, ट्रायंगल दिख रहा है। ये दिख रहा, ये ट्रायंगल दिख रहा है। बिल्कुल सर, हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है। ये ट्रायंगल दिख रहा है।
बिल्कुल सर, हमें ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल दिख रहा है तो कौन सा दिख रहा है, हमने क्या किया, यहीं से करेंगे इसको। ट्राइंगल ओ ए बी में, किसमें करेंगे, ट्राइंगल ओ ए बी में। ट्राइंगल ओ ए बी की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइंगल ओ ए बी में हमारे पास क्या निकल के आता है, चलो आ जाओ। किससे करेंगे, सदिश त्रिभुज नियम से। किससे करेंगे, सदिश त्रिभुज नियम से। सदिश त्रिभुज नियम से, तो सदिश त्रिभुज नियम से देखेंगे ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। हमें पता है ओ बी वेक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है, R2 वेक्टर दे रखा है। ए बी की क्या दे रखी है, R1 वेक्टर दे रखी है। और ए बी की क्या दे रखी है, R12 वेक्टर दे रखा है। अगर हम यहां से R12 की वैल्यू निकालेंगे, R12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1, यही हमारे गतिशील कण का स्थिति सदिश है। यही हमारे किसका स्थिति सदिश है, गतिशील कण के स्थिति सदिश है। किसका कौन से कण का स्थिति सदिश है, तो ये हमारे गतिशील कण का स्थिति सदिश है। किसका स्थिति सदिश है, गतिशील कण का। अब चलो भाई हम इसकी थ्योरी की बात करते हैं कि सर हमें थ्योरी भी तो बताओ। आपने मैथमेटिकल तो ड्राइव करके बता दिया, हमें थ्योरी भी बतानी है थोड़ी सी। हमें क्या है, एग्जाम में थ्योरी भी लिखनी है। 1 नंबर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 से 1.5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई गतिशील कण का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। चलो थ्योरी साथ के साथ लिखते जाएंगे, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। जहां प्रॉब्लम आ रही है आराम से स्पेस दे देता हूं, वीडियो को पॉज करो और नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलो। अच्छी सी कॉपी लो और सुंदर सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाओ। पूरी की पूरी बीएससी की फिजिक्स आपको यही मिलेगी। ठीक है भाई, आ जाओ। हम इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, माना एक निर्देश तंत्र एस है। माना एक निर्देश तंत्र क्या है, एस है, जिसका मूल बिंदु ओ है। मूल बिंदु क्या है, ओ है। जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है। एक समय पर कण बिंदु ए पर रखा है। कण बिंदु कहां रखा है, ए पर रखा है, तथा उसके सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, उसके सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या है, R1 वेक्टर है। क्या है, R1 वेक्टर है। भाई एक टाइम पर हमारा कण कहां रखा है, बिंदु ए पर रखा है, इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R1 वेक्टर हो गया। चलो डेल टी समय पश्चात कण बिंदु बी पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, बी पर पहुंच जाता है। उसके सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, उसके सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या है, R2 वेक्टर है। क्या है, R2 वेक्टर है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष। यहां लिख दो मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 वेक्टर है। लिखेंगे माना प्रारंभिक समय T1 है तथा अंतिम समय क्या है, T2 है। क्या है, अंतिम समय T2 है। वापस उसी फील्ड की बात करेंगे कि 1 सेकेंड, शायद इंक ज्यादा होगी, मैं इसे कम कर लेता हूं। चलो आ जाओ, दोबारा समझेंगे। इधर आ जाओ वापस मेरे पास।
कण, गतिशील कण का स्थिति सदिश क्या करना है, माना हमारे पास एक निर्देश तंत्र S है, उसका मूल बिंदु क्या है, O है। प्रारंभ में हमारा कण बिंदु A पर रखा हुआ है। प्रारंभ में हमारा कण कहाँ रखा हुआ है, इस बिंदु A पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इस बिंदु A पर रखा हुआ है। t समय पश्चात कण कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु B पर पहुंच जाता है। t समय पश्चात हमारा कण कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु B पर। इस मूल बिंदु के सापेक्ष A के रेस्पेक्ट में इसका सदिश क्या हो गया, r1 वेक्टर, B के रेस्पेक्ट में इसका सदिश क्या हो गया, r2 वेक्टर हो गया, और इन दोनों के बीच का, इन दोनों के A to B का स्थिति सदिश क्या हो गया, r12 वेक्टर हो गया। हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर हमें ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ये ट्राइंगल है कि सर हमें ये त्रिभुज दिख रहा है, हमें ये त्रिभुज दिख रहा है। हमने क्या किया, त्रिभुज OAB में सदिश त्रिभुज नियम लगा दिया। क्या लगा दिया, सदिश त्रिभुज नियम लगा दिया। जब सदिश त्रिभुज नियम लगा दिया तो हमने क्या किया, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, OB, पाइथागोरस वाली थ्योरम है ना, सबसे बड़ी भुजा OB, OA प्लस AB। हमें पता है OB की वैल्यू क्या है, R2 है, OA की वैल्यू क्या है, R1 है, और A to B की वैल्यू क्या है, R12 है। A to B की क्या है, R12 है। तो हमने क्या किया, यहाँ से R12 की वैल्यू निकाली, तो ये हमारे पास क्या आ गया, गतिशील कण का स्थिति सदिश। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, और इसको क्या बोलते हैं, गतिशील कण का स्थिति सदिश। क्या बोलेंगे, गतिशील कण का स्थिति सदिश। यह क्या है, गतिशील कण का स्थिति सदिश है। चलो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर वे में नोट्स बनाओ। आगे हम बात करेंगे, हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। दोबारा समझेंगे, हमने एक निर्देश तंत्र की कल्पना की, गतिशील कण है तो हमारा कण एक टाइम पे एक बिंदु पर, दूसरे टाइम पे दूसरे बिंदु पर पहुंच गया, तो यानी कि उन दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, विस्थापन आ गया ना भाई इन दोनों के बीच में। तो हमने उनकी स्थिति सदिश देखी और सदिश त्रिभुज नियम लगाया, और हमने क्या निकाल लिया, गतिशील कण का स्थिति सदिश निकाल लिया। क्लियर है, पक्का, हमारा वादा है एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार सारे वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे और प्रॉपर वे में नोट्स बनाएंगे। इस तुम्हारे आप लोगों के लिए हम थ्योरी भी लिख रहे हैं और मैथमेटिकली टर्म भी सोल्व कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। किसकी बात करेंगे, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। इंपोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में। क्या है, इंपोर्टेंट यूनिट है, टॉपिक किसमें है, फर्स्ट यूनिट में। ध्यान से सुनेंगे, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होती है, किसी कण के एक निर्देश तंत्र में निर्देशांक पता हो। चलो एक डायग्राम से बता देते हैं, थ्योरी आप लोग लिख लेना या फिर मैं लिखवा देता हूं। ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, हमने माना ये हमारे पास S निर्देश तंत्र है। इसके X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन, Z डायरेक्शन, और इसका ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु क्या हो गया, O हो गया। S निर्देश तंत्र है। दूसरा निर्देश तंत्र क्या हो गया, H डैश निर्देश तंत्र हो गया। दूसरा निर्देश तंत्र क्या हो गया, H डैश निर्देश तंत्र हो गया, और इसका मूल बिंदु क्या हो गया, O डैश। माना हमारा कण कहां रखा हुआ है, बिंदु P पर रखा हुआ है, पॉइंट P पर रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, पॉइंट P पर रखा हुआ है। S निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश R वेक्टर हो गया। S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R प्राइम वेक्टर हो गया, और इन दोनों की बीच की दूरी क्या हो गई, R0 के बराबर होगी। यानी कि S निर्देश तंत्र में इसके निर्देशांक क्या हो गए, X Y Z। S निर्देश तंत्र में किसमें हो गए, S निर्देश तंत्र में हो गए, और X प्राइम Y प्राइम Z प्राइम किसमें हो गए, S डैश निर्देश तंत्र में हो गए। किसमें हो गए, S डैश निर्देश तंत्र में हो गए। तो हमारी निर्देशांक रूपांतरण समीकरण क्या होती है कि हमारे एक कण का निर्देशांक, ये हमारे पास कण कितना है, एक ही है ना, एक कण के निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तथा
उसी कण के निर्देशांक दूसरे निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो इन निर्देशांकों के मध्य जो समीकरण संबंध बताती है ना, इन दोनों निर्देशांकों के मध्य जो समीकरण संबंध बताती है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। थ्योरी लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिख सकते हैं। एक निर्देश तंत्र में एक बिंदु के या शुरू से लिखेंगे किसी निर्देश तंत्र में, या फिर ऐसे लिखेंगे एक कण के एक निर्देश तंत्र में निर्देशांक हमें पता हो और उसी कण के दूसरे निर्देश तंत्र में हमें निर्देशांक पता हो, उन दोनों निर्देशांकों के मध्य जो समीकरण संबंध स्थापित करती है या फिर संबंध व्यक्त करती है वही समीकरण क्या कहलाती है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। इसके लिए हम एक केस लेते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक केस लेते हैं। चलो भाई डायग्राम बना लो, कर लो, हम इसके पहले केस की स्टडी करते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके डायग्राम बना लो। थ्योरी मैंने बोल दी है, आराम से सुन के नोट्स बना सकते हैं। अच्छा ये मिटा दिया क्या, चलो वापस लिख देते हैं। क्या है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। समीकरण क्या केस ले लिया हमने, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण केस ले लिया स्थानांतरित गति के लिए। क्या केस ले लिया, हेडिंग चेंज कर देते हैं। चलो भाई फर्स्ट केस ले लिया स्थानांतरित स्थानांतरित गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। चलो वही काम हमें क्या करना है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण ज्ञात करनी है। किसके लिए, स्थानांतरित गति के लिए। किसके लिए ज्ञात करेंगे हम, स्थानांतरित गति के लिए करेंगे। चलो माना ये हमारा निर्देश तंत्र है, ये क्या है, निर्देश तंत्र है। ये क्या है, निर्देश तंत्र है। ये हो गया एस निर्देश तंत्र हो गया। कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, एस। बड़ा लिख देते हैं ताकि अच्छा देखिए, ये कौन सा निर्देश तंत्र हो गया, एस निर्देश तंत्र हो गया। और इसके निर्देशांक क्या हो गए, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड और इसका मूल बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। ये हमारा दूसरा निर्देश तंत्र है। कौन सा, एस डैश निर्देश तंत्र। ये कौन सा निर्देश तंत्र है, एस डैश निर्देश तंत्र है। इसकी डायरेक्शन वाई प्राइम हो गई, ये एक्स प्राइम हो गया और ये क्या हो गया, जेड प्राइम। और इसका मूल बिंदु क्या हो गया, ओ प्राइम हो गया। उसका मूल बिंदु क्या हो गया, ओ प्राइम हो गया। क्या हो गया, ओ प्राइम हो गया। अब देखो हमारा कण कहाँ रखा हुआ है, बिंदु पी पर रखा हुआ है। ये माना हमारा कोई एक कण है। ये क्या है, हमारा कोई एक कण है। ये हमारा कोई एक कण है। एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश हो गया आर वेक्टर। एस डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 वेक्टर। इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R2 वेक्टर हो गया। ये बिंदु P पर ये R प्राइम वेक्टर हो गया। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, R नोट हो गई। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, R नोट हो गई। चलो अब ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। हमने स्थानांतरित गति के लिए क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण ज्ञात करना है। एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, नोट्स प्रॉपर बनाते चलेंगे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये मेरा पक्का वादा है आप लोगों से, बस ध्यान से सुनेंगे। देखो माना एक निर्देश तंत्र, माना एक निर्देश तंत्र एस है, जिसका ऐसे कर लेते हैं इसको डिवाइड में ताकि हमारा क्राइटेरिया फिक्स हो जाए। जिसका मूल बिंदु क्या है, ओ है, तथा दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है, जिसका
मूल बिंदु जिसका मूल बिंदु O डैश है, जिसका मूल बिंदु क्या है, O डैश है। चलो आगे देखेंगे। कण माना कण बिंदु P पर रखा हुआ है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, माना कण बिंदु P पर स्थित है। S निर्देश तंत्र के सापेक्ष, S निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश, कण का स्थिति सदिश क्या है, R वेक्टर है, तथा S डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण का स्थिति सदिश R प्राइम वेक्टर है। S निर्देश तंत्र व S डैश निर्देश तंत्र के मध्य दूरी क्या है, R0 है। क्या है, R0 है। अब मेरे भाई ध्यान से सुनेंगे, सारे के सारे एक एक वर्ड सुनेंगे, एक बार में क्लियर है, दोबारा हमें समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्थानांतरित गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हमें समझ आ गई, तो हमें अगली जो निर्देशांक रूपांतरण समीकरण है सेम ऐसी की ऐसी है, कोई चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, वो भी समझ आ जाएगी। देखो एक बार मैं इसको इंक में लोड कर लेता हूं। चलो आ जाओ, एक बार पॉज करके थ्योरी लिख लो, क्योंकि थ्योरी में थोड़ी देर बाद रफ कर दूंगा। क्या करेंगे, माना एक निर्देश तंत्र S है, उसका मूल बिंदु क्या है, O है। माना एक निर्देश तंत्र कौन सा हो गया, S हो गया, उसका मूल बिंदु क्या हो गया, O हो गया। इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गया, कण का स्थिति सदिश क्या हो गया, R वेक्टर हो गया। दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा है, दूसरा निर्देश तंत्र कौन सा है, S प्राइम वेक्टर है, S प्राइम है। दूसरा कौन सा है, S प्राइम है। इसका मूल बिंदु क्या हो गया, O प्राइम हो गया। इसके रेस्पेक्ट में इसका स्थिति सदिश क्या हो गया, R प्राइम वेक्टर हो गया। और इन दोनों निर्देश तंत्रों के बीच की दूरी क्या होगी, R0 हो गई। चलो अब मैं इसकी थ्योरी को क्या कर रहा हूं, रफ कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसकी थ्योरी उतार सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब मैं को इसकी थ्योरी को मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। अब हम मैथमेटिकली टर्म सोल्व करेंगे। अब हम मैथमेटिकली टर्म सोल्व करेंगे भाई, मैथमेटिकल टर्म को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलो ये O प्राइम है और ये O है। आ जाओ, हमें निकालना है, फर्स्ट निकालेंगे स्थिति रूपांतरण समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या निकालेंगे, स्थिति रूपांतरण समीकरण। स्थिति रूपांतरण समीकरण के लिए हमें एक ट्राइंगल की आवश्यकता होती है। और क्या वो ट्राइंगल हमें दिख रहा है, बिल्कुल सच दिख रहा है, ये रहा। क्या रहा, ये रहा ट्राइंगल। बिल्कुल सर हमें ये ट्राइंगल दिख गया, ये वाला, ये हमारा ट्राइंगल, ये रहा, ये ट्राइंगल रहा हमारा, ये ट्राइंगल ही तो है। ये हमने क्या कर दिया, इसको ट्राइंगल को ड्रॉ कर दिया कि ये हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल कौन कौन सा होगा, ट्राइंगल O डैश P में किससे, वही सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम से, सदिश त्रिभुज नियम से। सदिश त्रिभुज नियम से क्या निकालना है, चलो सबसे बड़ी भुजा OP वेक्टर इज इक्वल टू O डैश वेक्टर प्लस O डैश P वेक्टर। हमें पता है OP वेक्टर क्या है, R प्राइम, O डैश क्या है, R0, और ये क्या है O डैश P वेक्टर क्या है, R प्राइम वेक्टर। यहां से हम क्या निकालेंगे, R प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R माइनस R0, R माइनस R0।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। समीकरण ए की क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। समीकरण एक स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। स्थिति रूपांतरण समीकरण कहलाती है। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण में स्थिति निश्चर राशि नहीं है। कैसी राशि नहीं है? निश्चर राशि नहीं है। कर सर क्यों नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं है? हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि नहीं है मान लिया, लेकिन क्यों नहीं है? अगर हमने क्या कहा था कि पहले एक कण है जिसका पहले निर्देश तंत्र में निर्देशांक और दूसरे उसी कण के दूसरे कण में दूसरे निर्देश तंत्र में निर्देशांक, उन दोनों के बीच में समीकरण जो संबंध व्यक्त करती है उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहते हैं। यानी कि प्राइम की वैल्यू मेन वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। प्राइम की वैल्यू मेन वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, तब जाके अगर इक्वल आ रही है तो हमारी जो स्थिति रूपांतरण समीकरण है या वेग रूपांतरण समीकरण है, संवेग रूपांतरण समीकरण है या बल रूपांतरण समीकरण है या त्वरण रूपांतरण समीकरण है, ये कैसी हो जाएंगी? निश्चर हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएंगी? निश्चर हो जाएंगी। आगे देखो, जब हमारे पास स्थिति रूपांतरण समीकरण निश्चर राशि नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी हो गई? वेग रूपांतरण समीकरण। सेकंड कौन सी हो गई? वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण कौन सी हो गई? वेग रूपांतरण समीकरण। वेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है? चलो, जब हमने कल वाली क्लास ली थी, कहा था स्थिति का समय के साथ एक बार अवकलन कर दे या फिर स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो जाए तो हमारे पास वेग प्राप्त हो जाता है। यानी कि स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है? वेग प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? वेग प्राप्त हो जाता है। वेग प्राप्त हो जाता है। और ये हमारी r0 दूरी जो है, कौन सी दूरी है? ये कांस्टेंट दूरी है, नियत दूरी है। कौन सी दूरी है? नियत दूरी है, कांस्टेंट दूरी है। तो हमारे पास समीकरण एक से देखो, समीकरण एक कौन सी होगी? ये वाली हो गई। r प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? r वेक्टर माइनस r0। हम क्या करेंगे? एक बार इसका क्या कर देंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। समय के साथ एक बार अवकलन करने पर हमारे पास किसका अवकलन करेंगे? स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देंगे तो हमारे पास वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन के आ जाएगी? वेग रूपांतरण समीकरण बन के आ जाएगी। तो dr प्राइम वेक्टर अपॉन dt बराबर dr बाई dt माइनस dr0 बाई dt। चूंकि हम जानते हैं dr0 बाई dt तो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो हम इसको किसके इक्वल मानते हैं? dr बाई dt, dr0 बाई dt इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो गया, तो ये किसका इक्वल आ गया? dr बाई dt इज इक्वल टू dr बाई dt। ये हो गया v प्राइम वेक्टर बराबर v। यानी कि इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? समीकरण 2 कौन सी समीकरण कहलाएगी? वेग रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। और ये कैसी राशि कहलाती है? निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। यहां लिख लेंगे समीकरण 2 वेग रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण में वेग रूपांतरण समीकरण कैसी राशि है? निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर इक्वेशन देखेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। क्या देखेंगे? त्वरण रूपांतरण समीकरण। कौन सी देखेंगे? एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन त्वरण रूपांतरण समीकरण। हमने पढ़ा है वेग का
समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर त्वरण प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? त्वरण प्राप्त हो जाता है। तो वेग की समीकरण कौन सी थी? दूसरी थी। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? v प्राइम इज इक्वल टू वी वेक्टर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर हमने इसका टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया? अवकलन कर दिया, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू ये, तो ये हमारे पास आ गया a वेक्टर इज इक्वल टू a प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। क्या आ गया? a प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। ये हो गई समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। और ये कैसी राशि है? निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। आगे देखेंगे भाई, बल रूपांतरण समीकरण। कौन सी रूपांतरण समीकरण देखेंगे? बल रूपांतरण समीकरण देखेंगे। बल, 4th नंबर देखेंगे, बल रूपांतरण समीकरण। बल रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण क्या होता है? द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल, या फिर द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल किसके बराबर होता है? बल के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या आ जाता है? एम ए आ जाता है। तो यहाँ ए एक्सेलरेशन कौन सी इक्वेशन में निकाला था? समीकरण 3 से निकाला था। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 से देखो, तो समीकरण 3 कौन सी है? ए प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ m से गुणा करने पर, दोनों तरफ m से गुणा करने पर, कि सर दोनों तरफ m से गुणा क्यों किया? पॉइंट टू बी नोटेड कि दोनों तरफ ही m से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारा ये कण है ना, इसका द्रव्यमान क्या है? इस कण का द्रव्यमान क्या है? m है। माना इस कण का द्रव्यमान क्या है? m है। तो हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो एम ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए वेक्टर क्या होता है? f प्राइम इज इक्वल टू f। यानी कि समीकरण 4 बल रूपांतरण समीकरण कहलाती है। और कैसी राशि है? निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। अब लिखेंगे हम 5 नंबर, संवेग रूपांतरण समीकरण। क्या कहलाए? क्या ज्ञात करेंगे? संवेग रूपांतरण समीकरण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? संवेग रूपांतरण समीकरण। संवेग रूपांतरण समीकरण क्या होती है? P इज इक्वल टू एम वी। क्या होती है? P इज इक्वल टू एम वी। यानी द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। जब संवेग कहलाएगा तो यहां पर समीकरण, वेग की समीकरण कौन सी है? समीकरण 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 समीकरण 2 से क्या हो गया? v प्राइम इज इक्वल टू वी वेक्टर। दोनों तरफ क्या कर दिया? m से गुणा करने पर, दोनों तरफ m से क्या हो गया? गुणा करने पर क्या आ जाता है? दोनों तरफ जब हमने m से गुणा कर दिया तो क्या हो गया? m v प्राइम इज इक्वल टू एम वी। तो यानी कि क्या हो गया? p प्राइम इज इक्वल टू p, यानी कि p प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू p प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर। यानी कि क्या हो गया? संवेग भी समीकरण 5 कैसी है? संवेग रूपांतरण समीकरण कहलाती है। और ये कैसी राशि है? निश्चर राशि है। कैसी राशि है? निश्चर राशि है। चलो दोस्तों, ये हमारा स्थानांतरित गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण हमने ज्ञात कर ली। एक बार हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। एक बार इधर से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। थ्योरी हमने पहले लिखवा दी थी, आगे देखो। दोबारा हम इसको रिवाइज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे। हमने क्या किया था? एक कण लिया था। निर्देशांक रूपांतरण समीकरण निकालने के लिए हमारे पास जरूरी है एक कण। कण कितना रहेगा? एक। और निर्देशांक कितने रहेंगे? 2 निर्देशांक रहेंगे, 2 निर्देश तंत्र रहेंगे। 2 निर्देश तंत्र दिख रहे हैं। कण कितना है? एक है। पहली कंडीशन क्लियर होगी। चलो
हमने क्या किया, एक कण रख दिया, बिंदु P पर रख दिया हमारा कण। पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे। देखो कौन से कोऑर्डिनेट आ गए पहले निर्देश तंत्र के सापेक्ष, इसके हो गए x y z। कौन से में हो गए, एस फ्रेम में। किस में हो गए, एस फ्रेम में हो गए। दूसरे में क्या हो गए, x प्राइम y प्राइम z प्राइम, x प्राइम y प्राइम z प्राइम, ये किस में हो गए, एस डैश फ्रेम में हो गए। किस में हो गए, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गए। तो यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन निकाली है वो समीकरण क्या कहलाती है, निर्देशांक रूपांतरण समीकरण कहलाती है। हमारे पास पहली कंडीशन क्या थी, स्थानांतरित गति के लिए निर्देशांक रूपांतरण समीकरण। तो हमने क्या किया था, हमें निर्देशांक रूपांतरण समीकरण के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली किसकी होती है, स्थिति रूपांतरण समीकरण की। स्थिति रूपांतरण समीकरण निकाल लिया तो फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वेग रूपांतरण समीकरण की। किसकी जरूरत पड़ेगी, वेग रूपांतरण समीकरण की। जब वेग रूपांतरण समीकरण निकाल लिया तो फिर हम किसके निकालेंगे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण के बाद क्या निकालेंगे, बल रूपांतरण समीकरण, और फिर क्या निकालेंगे, संवेग रूपांतरण समीकरण। यानी कि हम 5 पॉइंटों के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। 5 पॉइंटों के बारे में चर्चा करते हैं। कौन कौन से, स्थिति, वेग, त्वरण, बल और संवेग। स्थिति, वेग, त्वरण, बल और संवेग। चलो, हमने स्थिति रूपांतरण समीकरण में हमें ट्रायंगल दिखा, बिल्कुल सर दिख गया, ओ डैश पी दिख गया। हमने सदिश त्रिभुज नियम लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, हमारे पास क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया। ये इसमें आर नोट टर्म एक्स्ट्रा है। अगर ये आर प्राइम इज इक्वल टू आर होता ना तो हमारा स्थिति भी क्या हो जाता, निश्चल राशि हो जाता। तो लेकिन यहाँ आर नोट आ गया जो कि क्या है, नियत दूरी है। जो कि आर नोट क्या है, नियत दूरी है, कांस्टेंट डिस्टेंस है। फिर हमने क्या किया, इस स्थिति का एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी निकल के आ गई, और वेलोसिटी ये निकल के आ गई। फिर हमने क्या किया, इस वेलोसिटी का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन यानी त्वरण रूपांतरण समीकरण निकल के आ गई। हमने त्वरण रूपांतरण समीकरण को दोनों साइड क्या कर दिया, m से गुणा कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, बल रूपांतरण समीकरण आ गई। वेग रूपांतरण समीकरण को हमने दोनों तरफ m से गुणा कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, संवेग रूपांतरण समीकरण आ गई। यहां तक दोस्तों क्लियर है। आगे की वीडियो की बात, आगे के जो टॉपिकों की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं। हम यही चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि बच्चों को अच्छा मिले। हमारा लोगो है एक बार में ही कॉन्सेप्ट क्लियर। दोस्तों ईमानदारी से बताना, मज़ा आया या नहीं आया। पढ़ने में और पढ़ाने में अल्टीमेट मज़ा आना चाहिए, तब तो वीडियो बनाने का मज़ा है दोस्तों। ठीक है भाई, राधे राधे, मिलेंगे अगली वीडियो में जल्द ही। ठीक है।